युद्ध विराम पूरी तरीके से लगता है तो फिर उसके बाद सोने चांदी के रेट जो है वो कहाँ पहुंचने वाले हैं? हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही आपको गोल्ड का भाव $49 से लेकर $5,000 के बीच आता हुआ दिखाई देगा। हम्म। चांदी के भाव अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $80 तक वापस आ सकते हैं, क्योंकि अगर क्रूड के भाव कंट्रोल होंगे तो इन्फ्लेशन का जो फियर है वो कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा, तो उससे काफी हद तक इकोनॉमिक्स को सपोर्ट मिलेगा। बैंक ऑफ जापान भी कह रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट आगे इंक्रीज करेगा। सभी सेंट्रल बैंक्स अब उस स्थिति में है कि वो शायद इंटरेस्ट रेट कट ना करें। अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे तो सारा पैसा जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है बैंक्स में जाता हुआ दिखाई देगा, बॉन्ड्स में जाता हुआ दिखाई देगा, बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होंगी। बट मैं ये भी बोलता हूं कि अगर इस साल गोल्ड के भावों में गिरावट देखने को मिलती है तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका होगा जो गोल्ड की रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। अच्छा। वो यहां पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, उनको खरीदारी देखने को मिलेगी और ये हमेशा रहेगा, क्योंकि दोनों ग्लोबल करेंसी है और एक बारी में केवल एक ही चल सकती है। हाँ। अच्छा, मार्केट के लिए ज्यादा डेंजरस क्या है? उसके बाद सेंट्रल बैंक ने उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए भी, बट वो अभी तक जो है मार्केट में दिख रहा है, क्योंकि जितना जिसके पास गोल्ड होगा उसकी वैल्यू उतनी ही स्ट्रांग होगी, उतने ही वो नोट प्रिंट कर सकता है। तो ये यहाँ पर क्या है कि चाइना जो है, चाइना हमेशा से ही जो नेचुरल कमोडिटीज है उनको होल्ड करता है। पहले वो एग्रीकल्चर कमोडिटी को होल्ड करता है, फिर आज अगर हम देखें तो उसने क्रूड को भी काफी होल्ड किया है। हेलो नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका फिर से हमारे इस खास पॉडकास्ट में जिसका नाम है कमोडिटी जंक्शन। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त संध्या बेस्ट। दोस्तों, अक्सर हम इस पॉडकास्ट में सोने चांदी के भाव, मार्केट की चाल पर अक्सर बातचीत करते रहते हैं, लेकिन आज जो है इन पर बात तो होगी, लेकिन अलग ढंग से, क्योंकि आपके द्वारा कई तरह के सवाल कमेंट के जरिए पूछे जाते हैं हमारे एक्सपर्ट से कि आखिर सोने चांदी के रेट कहाँ पहुंचेंगे, मार्केट की क्या स्थिति रहने वाली है, अभी दाव लगाया जाए या फिर नहीं, या फिर थोड़ा सा रुकना बेहतर होगा। तो आज हम वो सवाल भी उठाने वाले हैं, इसलिए आज पॉडकास्ट में आप ज़रूर आखिर तक बने रहें ताकि आपके जो सवाल हैं उनका जवाब आप सुन सकें, कोई भी बाधाएं जो आपके मन में रहती है वो दूर हो सके। तो जैसे कि मार्केट की स्थिति आप देख ही रहे हैं, ये तो खासियत ही होती है मार्केट की स्थिति की, कभी ऊपर होता है तो कभी नीचे, और इसी तरीके के हालात एक बार फिर से देखने को मिल रहे हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो लगातार बरकरार है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा कब क्या आदेश जारी कर दिया जाता है कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बार जो जंग है, यानी कि वॉर वाली सिचुएशन जो हमने देखी, उसमें देखा कि उम्मीद की जा रही थी शायद सोने चांदी के भाव आसमान पहुंच जाएंगे, लेकिन बिल्कुल उल्टा हुआ। इस बार दाम जो हैं वो लगातार गिरते रहे और सवाल यही उठते रहे कि आखिर कब इनके रेट जो हैं वो बढ़ सकते हैं। तो अब जानते हैं कि आगे की जो चाल है वो कैसी रहने वाली है। तो एक बार फिर से इस पॉडकास्ट में मेरे साथ जुड़ चुके हैं मेरे खास मेहमान, जिनका नाम है अनुज गुप्ता, मार्केट और कमोडिटी एक्सपर्ट हैं। कई सालों से इस पर वो नज़र बनाए रखे हैं और उनकी जो प्रिडिक्शन होती है कई हद तक सच भी साबित होती है। और आपके जो सवाल होते हैं तो आज अनुज जी से भी पूछेंगे हम इस पॉडकास्ट में। सबसे पहले तो बहुत स्वागत अनुज जी, एक बार फिर से इस पॉडकास्ट में आपका। अनुज जी, अभी की सिचुएशन देखिए, वॉर वाली सिचुएशन तो हमने देख ली, लेकिन अब सीज फायर का जो अल्टीमेटम दिया गया जी। है उसके बाद क्या कहा जा सकता है कि अगर युद्ध विराम पूरी तरीके से लगता है तो फिर उसके बाद सोने चांदी के रेट जो है वो कहाँ पहुंचने वाले हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सीज फायर है और 2 हफ्तों के लिए, और ये नहीं पता कि कब ये टूट जाए, क्योंकि देखिए हमने रशिया यूक्रेन के वॉर में भी देखा था, सीज फायर बहुत हुए बट वो अगले दिन टूट भी गए, उसका पालन नहीं हुआ। तो अभी ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो ये सीज फायर हुआ है ये कब तक टिकेगा। और इस सीज फायर में सबसे बड़ी टेंशन वाली बात है कि दोनों देश अब किस रणनीति के साथ बैठेंगे, क्योंकि दोनों ने अपने अपनी शर्तें भेजी हैं। वो शर्तें किस तरीके से कारगर सिद्ध होंगी, वहाँ पे दूसरी तरफ इसराइल भी है, वो भी कह रहा है कि भाई हम शांत नहीं बैठेंगे। हाँ। तो दोबारा से ये एक जो मामला है वो गर्म होता हुआ दिखाई देगा। तो अब इम्पॉर्टेंट है कि सीज फायर है ये कब तक रहेगा, और इस सीज फायर के बाद क्या रणनीति दोनों की आती है, दोनों के क्या स्टेप्स आते हैं, दोनों के क्या थॉट आते हैं, और वो कब तक इसको वो एक्चुअल में खत्म करेंगे। तो जब ये खत्म होगा वॉर, तब जाके एक्चुअल पिक्चर समझ में आएगी कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाती हुई दिखाई दी है। बट हाँ, ये जरूर है कि सीज फायर हुआ है, करीबन 6 हफ्तों के बाद ये सीज फायर हुआ है, और इस सीज फायर की वजह से हमने देखा कि जितनी भी एसेट क्लास थी, चाहे वो इक्विटी हो, चाहे वो गोल्ड सिल्वर हो, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो, सभी में एक अच्छी रंगत देखने को मिली, सभी में एक अच्छा उछाल देखने को मिला है। अच्छा, जैसे कि कहीं ना कहीं अल्टीमेटम तो मिल गया है, जी। लेकिन अब कई लोगों के ना सवाल ये उठने शुरू हो गए हैं कि सोना चांदी हमने डाउन तो देख लिया, लेकिन हालांकि तस्वीर बिल्कुल बदल रही है, जी। जैसे कि आपने प्रिडिक्शन भी की थी कि अचानक से इनके जो रेट हैं
वो उठ सकते हैं। यस। तो अब क्या प्रिडिक्शन आप करना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में सोने चांदी के जो दाम है इसको आप कहाँ पर देखते देखिए, हमने लास्ट पॉडकास्ट में डिस्कस किया था कि जो भी डिप्स आते हैं वहाँ पर आप खरीदारी करके चलें। उस टाइम पे बड़ा एक पैनिक था कि भाई बहुत भाव बढ़ गए थे, वहाँ से बहुत करेक्शन आया, तो हमने कहा था कि आप होल्ड करके वेट करें और जो डिप्स आ रहे हैं वहाँ पर खरीदारी करके चलें। तो जिन्होंने खरीदारी करी होगी, क्योंकि मुझे ध्यान है उस पॉडकास्ट के बाद, लास्ट पॉडकास्ट के बाद गोल्ड ने 4104 या $99 का लो मारा, ऑलमोस्ट 1,29,000 का। आज करीबन अगर आप देखेंगे तो 1,50,000 के आसपास गोल्ड के भाव हैं। चांदी ने करीबन 61,000 का लो मारा था, करीबन हाँ। 2,14,000 के आसपास का लो मारा था। वहाँ से बाउंस बैक करके करीबन 2,55,000 के आसपास चांदी चल रही है। तो हमने देखा कि बड़ी मूवमेंट हमने चांदी में आती हुई देखी और बड़ी रिकवरी चांदी में होती हुई दिखाई दी है। तो कहीं ना कहीं लोअर लेवल से खरीदारी देखने को मिली है। तो हमारा हमारा व्यू यही है कि आगे भी गोल्ड सिल्वर के भावों में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जल्दी ही आपको गोल्ड का भाव $49 से लेकर $5,000 के बीच आता हुआ दिखाई देगा। चांदी के भाव अगेन हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि $80 तक वापस आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर हुआ है और जो डॉलर इंडेक्स में गिरावट देखने को मिली है, हमने पीछे यूएस के डेटा भी थोड़े पॉजिटिव आते हुए देखे। तो ये सब चीजों का अगर हम आकलन करें तो हमें लगता है कि आने वाले दिनों में गोल्ड सिल्वर के भावों में आपको तेजी देखने को मिल सकती है। बट हाँ, ये जरूर है कि ज्यादा बड़ी तेजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। बट हाँ, $100 से $150 की तेजी आपको गोल्ड में देखने को मिलेगी, $7 से $8 की तेजी आपको सिल्वर में देखने को मिल सकती है। अनुज जी, जो प्रिडिक्शन शुरुआत में जब साल शुरू हुआ था ना, बहुत तरह की प्रिडिक्शन की जा रही थी, जो सारे प्रिडिक्शन ध्वस्त साबित हुए थे मार्केट को लेकर। मार्केट की चाल देखिए 2026 की शुरुआती से लेकर अभी तक हम देख रहे हैं कि मार्केट में उस तरीके की उम्मीद जो की जा रही थी वो नजर ही नहीं आई। फिर ये वॉर, जंग वाली सिचुएशन आ गई, फिर लहूलुहान चल रहा था मार्केट। लेकिन अब क्या लग रहा है कि अब आप मार्केट को लेकर क्या प्रिडिक्शन करना चाहेंगे कि अगले 6 महीने आप किस और देखते हैं मार्केट? देखिए, मुझे ध्यान है 2 जनवरी से ही सेंटीमेंट खराब हो गए थे जब उन्होंने वेनेजुएला पर अटैक किया था या उनके राष्ट्रपति को बंधक बना के लिया थे। तो वो वहीं से ही हमने देखा था कि पूरा माहौल खराब होता हुआ दिखाई दिया था। हालांकि एस्ट्रोलॉजिकली ये साल था भी थोड़ा सा सूर्य का और एनर्जी वाला, तो एनर्जी बमबारी हम देख ही रहे हैं। बट मुझे लगता है कि अब ये जो नया संवत चालू हुआ है नवरात्रों के बाद से, या 1 अप्रैल चालू हुआ, तो हम थोड़ी वहाँ से पॉजिटिविटी आती हुई देख रहे हैं। तो वो एक लग रहा है कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी मार्केट में आपको एक रिकवरी देखने को मिलेगी। और मुझे लगता है कि आने वाले जो 6 महीने हैं ये काफ़ी आपको एक पॉजिटिव के मोमेंटम के साथ देखने को मिलेंगे, क्योंकि वॉर खत्म हो गया है अभी, मतलब सीज फायर हो गया और अब नहीं लग रहा है कि ट्रम्प जो है अब उस स्थिति में है कि वो दोबारा से वॉर में आ सकें। तो अब मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं अब जो भी बातचीत होंगी उसको वो एक बातचीत के फॉर्म में करेंगे। मीन जो हम पहले भी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वॉर तो खत्म हो जाएगा बमबारी वाला, बट ये जो गृह युद्ध होगा ना वो चलता रहेगा। ये मतलब कि अब जो युद्ध होगा वो विचारों में चलेगा, बातों में चलेगा। तो मुझे लगता है कि वो सिचुएशन जो है ना वो आपको अब यूएस और ईरान के वॉर में देखने को मिलेगी। दोनों की तरफ से बातचीत होंगी, दोनों की तरफ से आपको कमेंट्स आते हुए दिखाई देंगे, तो वो उसके में आपको वॉर होता हुआ दिखाई देगा। तो अब उस लेवल का तो जो डिग्री है वो काफ़ी कम हो जाएगी वॉर की। तो मुझे लगता है कि उसकी वजह से मार्केट में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर हम एक एग्जांपल की बात करें तो पिछले 4 दिनों में ही करीबन निफ्टी 2000 पॉइंट रिकवर कर गई है। 22,180 से लेकर करीबन 24,100 तक आपके लेवल आ गए हैं। तो कहीं ना कहीं मोमेंटम हमने इक्विटी मार्केट में देखा है। गोल्ड सिल्वर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली है, प्लस क्रूड के भाव अगर आप देखेंगे तो करीबन 13-14% गिर गए हैं कल के इवेंट के बाद। तो ये इंडिकेट कर रहा है कि जो क्रूड की सप्लाईज है वो यहाँ पे चालू हो सकती हैं। क्रूड के प्राइस अगर कंट्रोल हो गए तो ये सभी इकोनॉमी के लिए पॉजिटिव होगा, क्योंकि अगर क्रूड के भाव कंट्रोल होंगे तो इन्फ्लेशन का जो फियर है वो कंट्रोल होता हुआ दिखाई देगा। तो उससे काफी हद तक इकोनॉमिक्स को सपोर्ट मिलेगा। तो मेरा मानना है कि आने वाले 4 से 6 महीने जो है वो मार्केट के लिए पॉजिटिव रहेंगे। देखिए, अब दूसरी बड़ी बात यह है कि आगे मॉनसून का भी इम्पैक्ट है, वो भी सब देखना पड़ेगा। बट हाँ, अभी जो मार्केट में अपडेट्स आए हैं वॉर को लेके, ये मुझे लगता है कि आगे के 4 से 5 महीनों के लिए एक अच्छा रणनीति तय करेंगे यहाँ। बिल्कुल। अच्छा, जंग में जब भी जंग होती है, वॉर वाली सिचुएशन बनती है, तो हम गोल्ड सिल्वर के जो दाम है वो उम्मीद ये की जाती है कि शायद ये आसमान पर पहुंच जाएंगे। इस बार देखिए बिल्कुल उलट हुआ, जहां पर सोने चांदी के दाम जो है वो लगातार हर दिन धड़ाम होते जा रहे थे। तो इसके पीछे का आखिर कारण क्या मानेंगे, और आने वाले वक्त में आपको क्या लगता है कि जो ये फ्लक्चुएशन हमने इनके रेट में देख ली है कि जिस तेजी के साथ ये चढ़े थे उसी तेजी के साथ ये गिरे भी हैं, तो आगे इस तरीके का उछाल या फिर कमी देखने को मिल सकती है, या फिर अभी हम देखेंगे कि इनके रेट अब आसमान की तरफ आगे बढ़ेंगे? देखिए, 29 जनवरी मुझे डेट ध्यान है जब गोल्ड सिल्वर ने हाई बनाया था और वहां से नीचे करेक्ट भी हुए थे। और वॉर जो स्टार्ट हुआ वो हुआ है मार्च के फर्स्ट वीक से। तो यहाँ देखिए, वॉर की वजह से तो प्राइस नहीं गिरे हैं, प्राइस गिरे हैं आपके एक फोमो की वजह से। फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है वो लोगों में था।
तो प्राइस बहुत इंक्रीज हो गए थे। सडनली उसके बाद प्राइसेस में करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया, क्योंकि एक टेक्निकल करेक्शन जो था गोल्ड सिल्वर में था वो हाँ। वहाँ पर आता हुआ प्रॉफिट बुकिंग आई। तो कहीं ना कहीं जो गिरावट आई है वो एक टेक्निकल करेक्शन था। बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अब जो मार्केट है वो अपने एक्चुअल लेवल पर है, यहाँ से ज़्यादा आपको गिरावट देखने को नहीं मिलेगी, ज़्यादा हाँ। बढ़त भी आपको देखने को नहीं मिलेगी। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो अभी सिम्टम्स बने हैं, क्योंकि देखिए वॉर के टाइम में आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वॉर के टाइम पे गोल्ड सिल्वर के भाव बढ़ते हैं, बट इस बार नहीं बढ़े क्योंकि इस बार क्रूड के भाव बढ़े। क्रूड के भाव बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बहुत फियर वो सेंट्रल बैंक्स के उसमें आ गया कि भाई बहुत बड़ा इन्फ्लेशन आ सकता है। उसकी वजह से मॉनेटरी टाइटिंग करनी पड़ेगी। हमने देखा भी रिसेंटली आरबीआई ने भी अपने इंस्टांस को फ्लैट रखा। बैंक ऑफ जापान भी कह रहा है कि वो इंटरेस्ट रेट आगे इंक्रीज करेगा। सभी सेंट्रल बैंक्स अब उस स्थिति में है कि वो शायद इंटरेस्ट रेट कट ना करें। अगर इंटरेस्ट रेट कट नहीं होंगे, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ेंगे तो सारा पैसा जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है बैंक्स में जाता हुआ दिखाई देगा, बॉन्ड्स में जाता हुआ दिखाई देगा, बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होंगी। तो जब भी बॉन्ड यील्ड इंक्रीज होती है तो हम देखते हैं गोल्ड सिल्वर में गिरावट देखने को मिलती है या स्टेबल होते हैं। तो यहाँ पर हमने ये भी देखा कि गोल्ड सिल्वर के भाव बढ़े नहीं, बट गिरे भी उतनी स्पीड से नहीं है। अगर गिरे भी हैं तो बहुत स्पीड से रिकवरी भी हुई है। हाँ। तो अल्टीमेटली अगर हम एक प्राइस मोमेंटम के नजरिए से देखें तो ज्यादा बड़ी गिरावट हमने गोल्ड सिल्वर में नहीं आते हुए देखी है। बहुत छोटा गिरावट गोल्ड सिल्वर में रहा। गिरावट जो आई वो रिकवर भी हो गई तुरंत सेम टू सेम। तो मुझे लगता है कि ज्यादा बड़ी गिरावट आपको देखने को नहीं मिलेगी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि गोल्ड के भावों में आपको पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा, बट हाँ एक रेंज बाउंड मोमेंटम देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा तेजी भी आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमने 2025 में बहुत बड़ी तेजी देखी, 2024 में तेजी देखी। तो अगर लोग उस तरह की तेजी का इंतजार कर रहे हैं कि 2026 में ऐसी तेजी होगी, तो मुझे नहीं लगता कि वैसा तेजी का अपसाइड मोमेंटम जो है वो गोल्ड में देखने को मिलेगा। बिल्कुल। अनुज जी, बहुत सारी बातें ना, बहुत सारे सवाल मेरे भी मन में आ रहे हैं, लेकिन इस बीच ना मैं एक छोटा सा कमेंट जी, लेना चाहूंगी। जो हमारे व्यूअर्स कमेंट करते हैं पॉडकास्ट के जरिए और कहीं ना कहीं सवाल पूछना चाहते हैं जी कि उनका बिल्कुल। सवाल उन्हें मिल सके। एक सवाल ये है कि 2000 और 2025 बीत चुका है, यानी कि अब 5 साल वेट करिए और 2030 के बाद ही इनका दौर आएगा। तब तक अपनी जो क्षमता है उसके अनुसार इन्हें इकट्ठा करते रहिए। जी तो इसमें इसको लेकर इस सवाल का क्या जवाब आप देना देखिए, वो मुझे लगता है कि वही कहना चाह रहे हैं कि 2030 के बाद ही गोल्ड सिल्वर में मोमेंटम आएगा, बट ऐसा नहीं है। क्योंकि देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली जाएंगे 2070 2080 के बीच 1970 1980 के बीच में एक काफ़ी बड़ा मोमेंटम गोल्ड हमने देखा था। हमने सिल्वर में काफ़ी ऑलमोस्ट 700% के आसपास चांदी बढ़ी थी। फिर 2000 और 2010 के बीच हमने अच्छा मोमेंटम आते हुए देखा। तो मुझे लगता है कि अभी ये जो दशक है ना 2020 से लेकर 2030 तक के बीच में, इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। इसमें आपको हमने इसमें कोविड भी देखा, इसमें हम वॉर भी देख रहे हैं, रशिया यूक्रेन, यूएस ईरान। अब आगे अगर हम देखेंगे तो इसमें ट्रम्प आपके इलेक्शंस भी होंगे यूएस के अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी और यहाँ पर बहुत बड़ी जो है वो लीडरशिप में चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, बहुत सारी उठापटक आपको देखने को मिलेगी। तो मुझे नहीं लगता कि अब 2030 के बाद ही गोल्ड चलेगा। गोल्ड आपको चलेगा, यहाँ पर गोल्ड में मोमेंटम भी आएगा और हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको गोल्ड में अच्छी रैली भी देखने को मिले। तो मैं ऐसा नहीं कह रहा कि गोल्ड एक पॉज मोड में चला गया है। गोल्ड के अंदर मोमेंटम है, ये केवल पॉज इसलिए क्योंकि 2025 में अनवांटेड मोमेंटम देखने को मिला था। हमने 2000 इवन अगर आप 2026 की बात करेंगे, जनवरी के अंदर ही हमने बड़े मूव्स आते हुए देखे थे। 2026 के स्टार्टिंग में ही हमने गोल्ड सिल्वर नए हाई बनते हुए देखे हैं। तो मूवमेंट आ चुका है जो 2026 में आना था। तो मुझे लगता है कि अब वो प्राइस थोड़े कूल मोड में है। हालांकि कुछ सेंट्रल बैंक्स गोल्ड की बिकवाली भी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोग उसको प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं। तो ये एक मैं प्रॉफिट बुकिंग का टाइम बोलूंगा। बट मैं ये भी बोलता हूं कि अगर इस साल गोल्ड के भावों में गिरावट देखने को मिलती है तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा मौका होगा जो गोल्ड की रैली में पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। अच्छा। वो यहाँ पर खरीदारी का ट्रेड बना सकते हैं, उनको खरीदारी देखने को मिलेगी। ईटीएफ के अंदर उनको अच्छा एक अट्रैक्शन आता हुआ दिखाई देगा। जो लोग ये फियर कर गए कि भाई गोल्ड अब हमारे हाथ से निकल गया, तो उनके लिए बहुत अच्छे मौके मिलेंगे एक्यूमुलेट करने के लिए। बिल्कुल। अच्छा, गोल्ड का डॉलर क्यों दुश्मन बनता जा रहा है? देखिए, ये तो एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है डॉलर का और गोल्ड का, क्योंकि गोल्ड भी एक आपकी ग्लोबल करेंसी है और डॉलर भी ग्लोबल करेंसी है। तो अब क्या है कि जो फंड हाउसेज होते हैं, जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, वो कभी पैसा गोल्ड में डालते हैं, कभी पैसा डॉलर में डालते हैं या बॉन्ड में पैसा डालते हैं। तो हम देखते हैं कि जब भी बॉन्ड यील्ड बढ़ती हैं, जब भी डॉलर बढ़ता है, तो गोल्ड के भाव नीचे आते हैं, क्योंकि फंड का शिफ्टिंग होती है। तो अब क्या है कि जो फंड हाउसेज हैं या इकोनॉमीज हैं, वो केवल एक ही प्रोडक्ट में पैसा डाल सकती हैं, या तो डॉलर में डालेंगी या गोल्ड में डालेंगी। तो जहां पर भी उनको लगता है कि भाई फियर है, वो वहां से पैसा निकाल के शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे अभी हमने हायर लेवल पे गोल्ड में गिरावट आती हुई देखी, या अभी लग रहा है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो जो सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे। तो अगर वो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज करेंगे तो गोल्ड में फियर आएगा, तो लोग गोल्ड से पैसा निकालकर बॉन्ड में पैसा डालेंगे या डॉलर में पैसा डालेंगे। जब आगे चलकर हम देखेंगे कि भाई डॉलर में भाव गिरने चालू हो गए या जो अदर इकोनॉमीज है वही ग्रो करनी चालू होंगी, तो डॉलर में वीकनेस आएगी, तो लोग डॉलर से पैसा निकाल के गोल्ड में डालेंगे। तो दोनों का इनवर्स रिलेशनशिप है और ये हमेशा रहेगा, क्योंकि दोनों ग्लोबल करेंसी है और एक बारी
बारी में केवल एक ही चल सकती है। अच्छा, मार्केट के लिए ज्यादा डेंजरस क्या है, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन या फिर इन्फ्लेशन? क्योंकि इन्फ्लेशन का तगड़ा झटका हमने देखा। देखिए मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन सबसे ज़्यादा तगड़ा झटका है मार्केट के लिए, क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिकल टेंशन जो है वो एक बार होके ख़त्म हो जाएगी, वो 1 महीना चलेगी, 2 महीना चलेगी, फिर उसके बाद मार्केट उसको डिस्काउंट कर लेता है। बट इन्फ्लेशन एक ऐसा चोट है इकोनॉमी के ऊपर कि अगर इन्फ्लेशन मार्केट में आ गया तो वो लंबे टाइम तक रह जाता है, अच्छा। क्योंकि उसको compete करने के लिए आपको साल दर साल आपको साइकिल्स वेट करनी पड़ती हैं। कि मान लीजिए अगर इस साल इन्फ्लेशन आ गया तो उसको ओवरकम करने के लिए आपको 4 से 5 साल आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाकर आपका इन्फ्लेशन पूरा कंट्रोल में आएगा, क्योंकि उसके लिए आपको पूरी प्लानिंग करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको पूरी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। और ये एक घर की बात नहीं, ये पूरे इकोनॉमी की बात है। हाँ। तो जब भी इन्फ्लेशन मार्केट में हिट हो, हमने देखा था कि इन्फ्लेशन 2008 में आया था, उससे लोग अभी तक नहीं निकल पाए हैं। जो मंदी आई थी, जो वहां पर इश्यूज आए थे, फिर 2011-12 में हमने इश्यूज आते हुए देखे, फिर हमने कोविड में देखा, कोविड में हमने गिरावट आते हुए देखी, उसके बाद सेंट्रल बैंक ने उसको कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट बढ़ाए भी, बट वो अभी तक जो है मार्केट में दिख रहा है। क्योंकि इन्फ्लेशन आने की वजह से जब मार्केट में गिरावट आती है तो स्टॉक्स बहुत ज्यादा गिर जाते हैं, या तो वो रिकवर होने में टाइम लगता है। तो इन्फ्लेशन जो है एक, अगर हम बोले एक डेवलप्ड इकोनॉमी के लिए या डेवलपिंग इकोनॉमीज के लिए एक ऐसा की चोट है कि अगर वो लगती है ना तो उसको ओवरकम करने में 4 से 5 साल का आपको पूरा एक साइकिल आपको पूरा देखना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, एक कमेंट और ले लेते जी। हैं जिसमें ये लिखा है कि सर मुझे गोल्ड पे इन्वेस्ट करना है तो मैं क्या करूं? अभी कर सकता हूं या फिर मुझे मेरी बेटी की शादी के लिए करना था, तो प्लीज आप बताएं। देखिए उनके लिए बहुत अच्छा मौका है। गोल्ड का भाव 1,80,000 तक गया था और बीच हमने 1,29,000 तक के लेवल भी देखे। तो अगर ऐसे मौके मिलते हैं उनको कि भाई 1,30,000, 1,20,000, तो वहाँ पे उनको ज़रूर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि प्राइस अगर आप देखेंगे तो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव के लिए वो ले रहे हैं, तो उनको लेना चाहिए। अब जब शादी की बात कर रहे हैं तो शादी के लिए तो मुझे लगता है कि जो उनको रेट मिल रहा है उस पर ले सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्राइस हाई लेवल से नीचे आ चुके हैं। इन्वेस्टमेंट के लिए बात कर रहे हैं तो आप ETF यूज़ कर सकते हैं, आप बहुत छोटी क्वांटिटी में गोल्ड ले सकते हैं और हर महीने अपनी जो SIP उसको रन कर सकते हैं, तो उससे आपको हर गिरावट में खरीदारी का मौका मिलेगा। तो मुझे लगता है कि अगर वो एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो जो गिरावट आ रही है वो एक अच्छे मौके हैं जहां पर वो इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, जिस तरीके से लगातार हमने गिरावट सोने चांदी में देखी, उसके बाद ना इस तरीके की बातें भी निकल कर आ रही थी सामने की मार्केट में कि अब जो गोल्ड है वो सेफ हेवन रहा ही नहीं है। तो भरोसा लोगों का देखिए बहुत ज्यादा डगमगा गया जी। था। तो आप इसको लेकर अपनी क्या राय देना चाहेंगे कि सोना सेफ हेवन था, है या रहेगा, या फिर सिचुएशन बदल सकती है? देखिए वो सेफ हेवन था और है और रहेगा। हम्म। ये केवल वो लोग बोल रहे हैं जो जिन्होंने कभी गोल्ड को एज ए इन्वेस्टमेंट की नज़र से नहीं देखा। ठीक है, जिन लोगों ने गोल्ड को इन्वेस्टमेंट की नज़र से देखा है वो अभी भी गोल्ड को सेफ हेवन मानते हैं, वो अभी भी गोल्ड को अनिश्चितता का वस्तु मानते हैं कि अगर कुछ अनिश्चितकालीन होगा तो गोल्ड में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा। ये 1 या 2 दिन या 10 साल या 20 साल का डेटा नहीं है, ये कई 100 साल पुराना डेटा है। अगर आप हिस्टोरिकली में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि गोल्ड को ही लोग सबसे ज़्यादा प्रेफर करते थे इन्वेस्टमेंट के लिए। राजा महाराजों के टाइम में गोल्ड सिल्वर के सिक्के चलते थे, लोग उसको होल्ड करके रखते थे। अशरफियाँ चलती थी, अगर मैं बहुत हिस्टोरिकली जाऊं तो देखिए वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जो जिसकी कोई डेप्रिसिएशन वैल्यू नहीं है। आप किसी भी चीज़ में पैसा लगाइए आपको हर जगह डेप्रिसिएशन मिलेगा। आप गोल्ड को रख लीजिए, वो ना तो गलेगा ना पिघलेगा ना जंग लगेगी। 100 साल जैसे उसकी क्वालिटी थी वैसी आपको मिलेगी, तो उसमें कोई डेप्रिसिएशन नहीं है। तो दैट इज एक्चुअल एसेट क्लास। तो गोल्ड अगर आप देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि गोल्ड के अंदर अगर आप सोच रहे हैं कि भाई नहीं गोल्ड आगे चलकर क्या होगा या भाव नीचे गिर जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। गोल्ड के भाव अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न लाता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि जो इकोनॉमीज हैं वो पहले अगर आप देखेंगे तो इकोनॉमीज जितना करेंसी प्रिंट करती थी उनको इतना गोल्ड रखना पड़ता था, राइट। तो अभी भी वही है, अगर कोई भी इकोनॉमी करेंसी प्रिंट करेगी तो उसको उसके अगेंस्ट में गोल्ड को रखना पड़ेगा। तो ये जो एक मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं, ये जो एक थ्योरीज हैं, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग गोल्ड हमेशा से ही आपको इंक्रीज करता हुआ दिखाई देगा। हालांकि हो सकता है कि थोड़ा मोमेंटम में ब्रेक लग जाए या प्राइस उतना अप्रिशिएट ना हो, बट ऐसा नहीं है कि वो धाराशायी हो जाएगा। उसमें आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा आपको रिटर्न देखने को मिलेंगे। बाकायदा कि उसमें आपको एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी बना के चलना चाहिए। अच्छा, यूबीएस की एक रिपोर्ट ये कह रही है कि चीन जो है वो आने वाले वक्त में गोल्ड का किंग बन जाएगा, गोल्ड का सुल्तान बन जाएगा। और कहीं ना कहीं अब ऐसे में क्या कहना चाहेंगे कि भारत के लिए सोना खरीदना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो सोने के जो दाम है वो आसमान पर पहुंच सकते हैं। क्या आप मानते हैं कि ये रिपोर्ट कई हद तक सच साबित हो सकती है, या फिर कुछ ना कुछ हो सकता है कि शायद ऐसा ना हो? देखिए इसके पीछे आपको एक लॉजिक देता हूँ कि आजकल जो इकोनॉमीज हैं वो केवल
नेचुरल रिसोर्सेज के पीछे भाग रही हैं। हमने ये जो वॉर देखा है ये केवल नेचुरल रिसोर्सेज के पीछे है, जिसमें क्रूड सबसे बड़ा रोल प्ले हुआ कि भाई क्रूड की सबसे ज़्यादा कौन होल्डिंग करेगा। यूएस कह रहा है कि भाई वर्ल्ड को बोल रहा है कि आप हमसे क्रूड खरीदें, आप रशिया से क्रूड ना लें, आप ईरान से क्रूड ना लें। उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगा दिए और रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रहे हैं कि भाई आप क्रूड उनसे ना लें। वो भारत को बोल रहे हैं कि भाई आप रशिया से क्रूड ना लें, आप ईरान से क्रूड ना लें। तो वो चाहते हैं कि भाई क्रूड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा हैवी एक प्रोडक्ट, जिसको मैं इन्वेस्ट एक वॉलेटाइल प्रोडक्ट है जिसको मैं बोलूँ। तो हर कोई चाहता है कि भाई ये नेचुरल रिसोर्स के ऊपर आपका जो है आप उसको कंट्रोल कर सकें, जिससे कि आप बाकी फिर इकोनॉमीज को आप उनके अकॉर्डिंग डील कर सकें। तो ऐसे ही गोल्ड है। गोल्ड अगर आप क्रूड को हम ब्लैक गोल्ड बोलते हैं, और यहाँ पर जो गोल्ड है येलो गोल्ड है। तो गोल्ड भी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हर कोई होल्ड करना चाहता है, क्योंकि जितना जिसके पास गोल्ड होगा उसकी वैल्यू उतनी ही स्ट्रांग होगी, उतने ही वो नोट प्रिंट कर सकता है। तो ये यहाँ पर क्या है कि चाइना जो है, चाइना हमेशा से ही जो नेचुरल कमोडिटीज़ है उनको होल्ड करता है। पहले वो एग्रीकल्चर कमोडिटी को होल्ड करता है, फिर आज अगर हम देखें तो उसने क्रूड को भी काफ़ी होल्ड किया है। अब वो गोल्ड को होल्ड कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि ये जो मेटल है इसकी डिमांड हर जगह बढ़ने वाली है, चाहे इन्वेस्टमेंट के तौर पे हो, चाहे आपकी सेफ हेवन के तौर पे हो, और जो इसके यूज़र हैं वो यहाँ पर कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहे हैं। तो डिमांड जो है वो इंक्रीज हो रही है, सप्लाई शॉर्टेज में है। अगर देखिए क्रूड के भाव बढ़ेंगे तो जो माइनिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होगी, माइनिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली गोल्ड की जो फाइनल वैल्यू है उस पर आपको एक सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा। तो चाइना इसलिए गोल्ड को होल्ड कर रहा है क्योंकि उसको पता है कि लॉन्ग टर्म में गोल्ड एक ऐसा प्रोडक्ट है जो अनसर्टेनिटी के समय पे काम आएगा। अच्छा, अगर चीन की जो ये गोल्ड रणनीति है इसको देखते हुए बाकी दुनिया भी इसी कदम पर चलती रही आगे, तो जो ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम है इस पर कितना इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा उस पर, क्योंकि देखिए गोल्ड लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और गोल्ड लोग अपने अकाउंट में सेव करके रख रहे हैं। हाँ। तो कहीं ना कहीं जब वो सेव करके रखेंगे तो कहीं ना कहीं उससे क्या इम्पैक्ट आएगा कि लोगों का जो कैपेसिटी है वो यहाँ पर इंक्रीज होगी, उनकी सेविंग्स बढ़ेंगी। सेंट्रल बैंक्स में गोल्ड ऐड होगा तो वो ज़्यादा उनकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी। हालांकि हम ये कहते हैं कि आपको अगर अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड रखना तो 10 से 20% रखिए, क्योंकि गोल्ड को कहीं ना कहीं एसेट क्लास भी मानते हैं। देखिए एक थोड़ा सा यहाँ पर चैलेंज ये आ सकता है कि अगर सारे लोग गोल्ड में पैसा डालेंगे तो बैंकिंग सिस्टम में जो कैश की रिक्वायरमेंट है वो वहाँ पर कम हो सकती है। बट दूसरी तरफ ये है कि जब लोग गोल्ड होल्ड करेंगे तो वो गोल्ड को प्लेज करके लोन भी लेंगे। तो ये एक नजरिया ये भी है कि जितना लोगों के पास गोल्ड होगा उनकी जो कैपेसिटी है वो उतनी इंक्रीज होगी, वो गोल्ड को ऐसे लोन के तौर पे यूज कर सकते हैं, वो गोल्ड को ऐसे ग्लोबल करेंसी के तौर पे भी यूज कर सकते हैं। तो बहुत सारे यूसेज हैं गोल्ड के जो बैंकिंग सिस्टम को इफेक्ट नहीं करेंगे। बट हाँ, अगर एक एक्सेस ज्यादा गोल्ड की खरीदारी होगी, जो हमने अभी फोमो देखा था, तो वैसा फोमो आएगा तो हमेशा नुकसानदेह होगा। वैसा फोमो ना आए, अगर एक नॉर्मल स्पीड से गोल्ड अपना चलता रहे, अपनी एक नॉर्मल रिटर्न जो उसकी कंपाउंडिंग रिटर्न है 10-12% अगर वो दे रहा है उतनी रिटर्न, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, फोमो अगर आएगा तो फोमो तो हर चीज का खराब होता है। तो अगर जैसा हमने देखा जनवरी में गोल्ड के अंदर फोमो आया, सिल्वर के अंदर फोमो आया, वैसा अगर फोमो ना आए तो गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्टमेंट ऑलवेज इज अ बेटर। बिल्कुल। अच्छा, एक कमेंट ये है कि 1 लाख से नीचे आएगा क्या गोल्ड को? प्लीज बताइए सर। देखिए ऐसा तो नहीं लग रहा है कि 1 लाख के नीचे आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स है कि 1 लाख के नीचे आएगा, तो अभी तो नहीं दिख रहा है। क्योंकि देखिए वॉर हुआ, वॉर के टाइम में क्रूड के भाव $115 तक गए, $120 तक गए। उसमें हमने करेक्शन देखा कि खाली $4 या $99 तक गोल्ड का भाव है, 1,29,000 तक गोल्ड का भाव आया। उसके बाद वापस प्राइस शूट अप हो गए। तो मुझे लगता नहीं है कि 1 लाख के नीचे के लेवल आएंगे। हाँ, हो सकता है कि 1,30,000, 1,20,000 के आसपास के लेवल मिले, बट वो लेवल होंगे जहां पर आपको अगेन एक शार्प रैली आपको देखने को मिलेगी। तो मेरे को तो ये लगता है कि जब भी गोल्ड सिल्वर के भाव गिरते हैं वो उतनी स्पीड से जंप भी करते हैं। तो वो जो जंपिंग है ना, वो गोल्ड की आपको बहुत स्पीड से देखने को मिलेगी। अगर गोल्ड के भाव 1,20,000, 1,30,000 भी आएगा तो तुरंत वहां से रिकवरी बहुत फास्ट देखने को मिलेगी। अच्छा, मतलब उतनी दोगुनी रफ्तार से ये रिकवरी हो सकती है? देखिए वो हमने देखा है, जब भी आप देखिए, अगर आप हिस्टोरिकली भी देखेंगे, जब भी गोल्ड सिल्वर के भाव गिरे, हमने कोविड में सिल्वर के भाव गिरते हुए देखे, गोल्ड के भाव गिरते हुए देखे, उसके बाद नया हाई बनाया। हमने अभी रिसेंटली गोल्ड सिल्वर के भाव में गिरावट देखी। $4 या $99 का गोल्ड का भाव देखा, 1,29,000 का हमने गोल्ड का भाव देखा, 2,14,000 का भाव हमने सिल्वर में देखा। वहां से आप रिकवरी देखिए, महज 10 से 12 दिनों में रिकवरी आ गई गोल्ड सिल्वर के भावों में। तो अगर कोई गिरावट आएगी भी तो उससे फास्ट स्पीड से गोल्ड सिल्वर रिकवर करते हुए नजर आएंगे। अच्छा, इस बीच ना एक रिच डैड पुअर डैड के जो राइटर हैं रॉबर्ट कियोसाकी, मैं उनको इसलिए लाना चाह रही हूँ क्योंकि वो बहुत ट्रेंड कर रहे हैं और उनकी बातें भी कहीं ना कहीं जो व्यूवर्स हैं, निवेशक हैं, उनको इन्फ्लुएंस कर रही है। हालांकि कई लोग ट्रस्ट करते हैं, कई लोग नहीं करते हैं, लेकिन कुछ कुछ प्रिडिक्शन जो है उनकी थोड़ी बहुत सच साबित भी हो जाती है।
अच्छा, उन्होंने एक प्रेडिक्शन की है हाल फिलहाल में कि जो मार्केट में महा क्रैश की चेतावनी यानी कि महा तबाही आने वाली है। अब जो सिर्फ बचाएंगे वो गोल्ड सिल्वर बचाएंगे, बिटकॉइन बचाएंगे। आप क्या मानते हैं, क्या ऐसे में तो फिर कहीं ना कहीं जो फोमो वाली सिचुएशन आप कह रहे थे, तो क्या लगता है आपको? देखिए एटलीस्ट मेरा ये एक पॉजिटिव पॉइंट है कि वो मान तो रहे हैं कि भाई गोल्ड सिल्वर बचाएंगे। हम्म। यहाँ जो हमारा क्वेश्चन था कि भाई गोल्ड सिल्वर कहीं ऐसा ना बैंकिंग सिस्टम को खराब कर देंगे। गोल्ड सिल्वर हमेशा आपको सेव करेंगे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो आप उसको कहीं पर भी जाकर उसको यूज कर सकते हैं। तो डेफिनेटली बट उनके जो टारगेट्स थे $35,000 के या $200 के, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा बड़े टारगेट उन्होंने दे दिए हैं। मैं उतना टारगेट तो नहीं करता हूँ। मुझे लगता है कि गोल्ड के भाव अगर हम वेरी शॉर्ट टर्म में बात करें या दिवाली एंड तक, जो कि हमने लास्ट टाइम डिस्कस भी किया था कि 5,000 से लेकर $5,200 तक, ये मुझे हाँ। लगता है कि दिवाली 2026 तक आ सकते हैं। चांदी के भाव 80 से लेकर $85 के बीच में आ सकते हैं। ये मुझे भी लगता है कि गोल्ड सिल्वर में आपको मोमेंटम देखने को मिलेगा और हायर लेवल भी आपको देखने को मिलेंगे। बट हाँ, उस लेवल के टारगेट मैं अभी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि 2026 में $35,000 यहाँ पे चला जाएगा। बट हाँ, उनकी जो थ्योरी है दैट इज आई एम ओके विद दैट, कि हाँ उन्होंने जो थ्योरी दी है कि भाई देखिए अभी वॉर हुआ है, देखिए सिंपल सी बात है, वॉर हुआ है, वॉर में इकोनॉमिक्स का बहुत खर्चा हुआ है, इकोनॉमी एक बैक फुट पर आ गई हैं। हाँ। तो अब उसको ग्रो करने के लिए टाइम लगेगा, उसको ग्रो करने के लिए मनी रिक्वायरमेंट होगी। तो बिल्कुल। कहीं ना कहीं जो एक डेट क्राइसिस है, जो डेट है वो आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा, इन्फ्लेशन आपको इकोनॉमिक्स में देखने को मिलेगा, तो उससे गोल्ड सिल्वर को सपोर्ट मिलेगा। बिल्कुल। और डेट क्राइसिस की जो आप बात कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो ये सिचुएशन हुई है वॉर में, काफ़ी जी ज़्यादा लॉस भी जी। हुआ है। ऐसे में क्या लग रहा है कि अब गवर्नमेंट्स के जो सर पे एक बड़ी ज़िम्मेदारी है कि इसकी भरपाई कैसे की जी जाए? तो कहीं न कहीं वो भी अब आने वाले वक़्त में उनको इसको लेकर भी डील करना देखिए बिल्कुल इकोनॉमिक्स को डील करना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए बहुत बड़ा चिंता का विषय है। तभी आप देखिए सेंट्रल बैंक्स अपने इंटरेस्ट रेट को कट नहीं कर रहे हैं, वो अपने इंटरेस्ट रेट को स्टेबल रख रहे हैं या इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बात कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो उनको इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए अगर वो इंटरेस्ट रेट बढ़ाते हैं तो हाँ। अल्टीमेटली जो दबाव है वो सेंट्रल बैंक्स के ऊपर में आएगा। अगर उन्होंने इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं किया तो इकोनॉमिक्स की जो व्यवस्था है वो सारी खराब हो जाएगी। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए उनको मॉनेटरी टाइटिंग करनी पड़ेगी, और उस मॉनेटरी टाइटिंग का जो दबाव है वो इकोनॉमिक्स के ऊपर ही आएगा। तो वो देखिए उसको भी मीट आउट करने के लिए सरकार जो है या जो सेंट्रल बैंक्स है उनको यहाँ पे कमर कसनी होगी, क्योंकि अगर वो उसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो ये बहुत आगे तक लंबा चला जाएगा, जिसको मैनेज करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ। तो ऐसी स्थिति में जनरली सेंट्रल बैंक्स मॉनेटरी टाइटनिंग करते हैं, टैक्सेशंस लगाते हैं, या जो भी इकोनॉमिक्स में करते हैं वो सब स्टेप यहाँ पे यूज करेंगे। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल ये और कि जैसे कि हम रॉबर्ट कियोसाकी की बात कर रहे थे, वो ये भी कहते हैं अपनी बात में कि जो कैश है वो तो कचरा बन जाएगा। तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे कि जो कई लोग जिनकी सेविंग्स होती हैं, तो उनको क्या टिप्स अपनाने चाहिए कि वो इससे बच सकें? देखिए उनका कहने का मतलब ये है कि करेंसी डेप्रिशिएट होंगी। हुँ। अगर आप देखेंगे तो जितनी भी, जैसे हम रुपये की बात करें तो रुपये हाँ। यहाँ पर काफ़ी डेप्रिशिएट हुआ है। हुँ। तो अगर जिसके पास कैश है, तो अगर अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो कहीं ना कहीं उस रुपये की जो करेंसी की वैल्यू है वो कमज़ोर हो जाएगी। मान लीजिए किसी हाँ। ने रुपये होल्ड किया हुआ है और उसकी अगर रुपये की वैल्यू कम हो गई डॉलर के अगेंस्ट में, तो उसकी जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, तो उसका कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो इसलिए कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे तो उनका कहना ये है कि भाई आप इन्वेस्टमेंट अगर कर रहे हैं तो अगर आप कैश में बैठे हैं तो अगर करेंसी डेप्रिशिएट हो गई तो उसकी हाँ। वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो बेटर है कि आप ऐसे एसेट क्लास में पैसा लगाएं जहां पर करेंसी डेप्रिशिएशन की वजह से प्राइस एप्रिशिएट हो, जैसे गोल्ड सिल्वर। अगर करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो गोल्ड सिल्वर के भाव बढ़ते हैं। अच्छा, इन फ्यूचर के लिए आप क्या सजेशन देंगे? एक तरफ गोल्ड वर्सेस गोल्ड सिल्वर एंड बॉन्ड्स की अगर मैं बात करूं, तो अभी क्या सिचुएशन आप देंगे? क्योंकि हमने देख लिया, बहुत डिप देख लिया। जी इसके बाद आप क्या एडवाइस करना चाहेंगे? देखिए मुझे लगता है कि ये अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है, आप अगर 3 से 5 साल कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो गोल्ड सिल्वर इज़ अ गुड ऑप्शन। बट ये है कि आप सारा पैसा गोल्ड सिल्वर में ना डालें। अच्छा। तो हम हमेशा कहते हैं कि आपको अगर अपना पोर्टफोलियो बनाना है, आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना है, तो अगर आपने 15 से 20% गोल्ड सिल्वर में डाला हुआ तो दैट इज़ इनफ। वो इतना इनफ है कि आपके बाकी पोर्टफोलियो को हेज प्रोवाइड कर देगा। बिल्कुल। तो उसके अलावा फिर आप बॉन्ड में पैसा डाल सकते हैं, क्योंकि ये जो सिचुएशन अभी बनी है ना, इससे बॉन्ड में बहुत अट्रैक्शन आ रहा है। क्योंकि हमने देखा है कि इस वॉर की वजह से जनरली बॉन्ड्स में बहुत एप्रिसिएशन देखने को मिलता है, बॉन्ड यील्ड बहुत बढ़ जाती हैं। तो जब भी वॉर सिचुएशन होगी, आप हमेशा रिकॉर्ड देखिए, जब भी वॉर सिचुएशन होती है तो बॉन्ड के अंदर बहुत पैसा आता है, बॉन्ड के अंदर आपकी यील्ड बढ़ जाती है, लोग बॉन्ड में पैसा डालना चालू करते हैं, जिसकी वजह से हम इक्विटी मार्केट में गिरावट देखते हैं। तो यहाँ पर टाइम है कि अगर आप गोल्ड सिल्वर में पैसा डाल रहे हैं तो उसके साथ साथ आप बॉन्ड में भी पैसा डाल के रखिए, जिससे कि आपकी पोजीशन दोनों साइड से हेज हो जाएगी। अच्छा, मार्केट के लिए आने वाला वक्त डेंजर जोन में जा सकता है, या फिर कहीं ना कहीं
ये कहा जा सकता है कि अगर लॉन्ग टर्म वाला प्रोस्पेक्टिव लेके चल रहे हैं तो वो सेफ जोन में जा सकते हैं, शॉर्ट और मिड में थोड़ा सा कंडीशन जो है डामाडोल हो सकती है। देखिए बिल्कुल डामाडोल हो सकती है अगर मैं 2026 के लिए बात करूं, क्योंकि 2026 में अभी वॉर हुआ है और अभी सीज फायर है, पता नहीं कब सीज फायर टूट जाए। हम तो होप कर रहे हैं कि ना टूटे और ये ऐसी कंटिन्यू रहे, तो आपको अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे। तो 2026 में मुझे लगता है कि, और इवन अभी जो आने वाले 2-3 महीने अप्रैल मई जून, ये बहुत क्रूशल होंगे, क्योंकि नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है, सेटअप्स बहुत सारे होंगे, वॉर के बाद जस्ट किस तरीके के रिएक्शंस होते हैं ये आपको देखने को मिलेंगे। तो मुझे लगता है कि अगर एक लॉन्ग टर्म व्यू बनाया जाए इन्वेस्टमेंट को लेके, तो ये साल बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपको डिप्स भी देखने को मिलेंगे। और उन डिप्स में अगर आप खरीदारी करते हैं, जैसे अगर हम बात करें 2008 में डिप आया था मार्केट में, जिन्होंने पैसा लगा अच्छे रिटर्न देखने को मिले। 2020 में डिप आया था, जिन्होंने उसमें पैसा लगा उनको अच्छे रिटर्न देखने को मिले। तो ये वैसा ही साल आप मान के चलिए 2026 का साल है। इसमें अगर आपको डिप्स मिलते हैं, करेक्शंस आती हैं, तो वो अपॉर्चुनिटी है खरीदारी करने के लिए। अच्छा, मार्केट के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो सिचुएशन कोई भी हो, चाहे वो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हो या फिर इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ जाए, कोई भी सिचुएशन आ जाए, वो कौन से 2 से 3 4 सेक्टर हैं जहां पर कहीं ना कहीं अगर दाव लगाया जाए तो डूबने के चांसेस कम हो सकते हैं? देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि बहुत टेक्नोलॉजी से भी हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमने इस वॉर में ये देखा है कि चाहे रशिया यूक्रेन का वॉर हो, चाहे यूएस ईरान का वॉर हो, यहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत इस्तेमाल किया गया है। हमने जीपीआरएस जो ट्रैकिंग मिसाइल्स हैं वो हमने यहाँ पर देखी हैं। तो मुझे लगता है कि जो भी इकोनॉमी है वो डेफिनेटली डिफेंस सेक्टर की तरफ सभी जाने वाली हैं। वो अपने डिफेंस को स्ट्रॉन्ग करने वाली, उनको पता है कि अगर आपके साथ कोई वॉर होती है तो आपका अगर डिफेंस सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो आप वहाँ पर आप बीट आउट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर में, और उसमें भी टेक्नोलॉजी ड्रिवन जो कंपनीज हैं, जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन डिफेंस सिस्टम इक्विपमेंट्स बना रही हैं, उन कंपनीज में पैसा लगाना चाहिए। प्लस एआई का जो डिमांड है वो यहाँ पर बहुत इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि हमने देखा वॉर के अंदर एआई का भी काफ़ी यूज़ होता हुआ दिखाई दिया, सैटेलाइट्स का भी काफ़ी यूज़ होता हुआ दिखाई दिया, और उसमें एआई ड्रिवन भी। तो एआई ड्रिवन और डिफेंस टेक्नोलॉजी सिस्टम जो है, मुझे लगता है कि ये सेक्टर ऐसे होंगे जहाँ पर आपको अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। प्लस एज ऑलवेज मेटल सेक्टर तो है ही, क्योंकि अगर डिफेंस सेक्टर बनेगा तो वो मेटल का यूज़ करके ही बनेगा। तो मुझे लगता है कि मेटल सेक्टर अगेन आपको आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न लाता हुआ दिखाई देगा। बिल्कुल। अच्छा, एक व्यूअर का कमेंट ये था कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं, क्या वो क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर सकते हैं? देखिए क्रिप्टो जो है वो इंडिया के अंदर रेगुलेटेड नहीं है, राइट। तो पहला तो मैं डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि रेगुलेटेड नहीं है, और अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, बट ये रेगुलेटेड नहीं है। तो ये हमको ध्यान रखना है कि अगर कोई भी मिस हैपनिंग होती है तो फिर आपको उस पर लीगल नोटिस आप नहीं दे पाएंगे, या आपको लीगल अगर करना है तो आपको जो उसकी होम कंट्री है वहाँ पर आपको जाना पड़ेगा। इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे तो कंपनीज के मेन हेड ऑफिस नहीं है, तो वो भी हमको ध्यान में रखना है। तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ क्रिप्टो में कर सकते हैं, बट उनको ये ध्यान रखना है कि जो भी वो ट्रेडिंग करेंगे उस पर 30% आपको टैक्स लगेगा। अच्छा, एक कमेंट और कि रिटायरमेंट के लिए बेहतर क्या, फिजिकल गोल्ड या फिर गोल्ड ईटीएफ? देखिए दोनों ही गोल्ड के पार्ट हैं, दोनों का ही मोमेंटम गोल्ड के प्राइस के अकॉर्डिंग होगा। तो अगर ये हमको फिजिकल देखना है कि हम किस में फिजिबल हैं। अगर हम फिजिकल गोल्ड रखने में फिजिबल है तो आप फिजिकल रख सकते हैं। आपको लगता है कि फिजिकल में कैरी नहीं कर सकता, मेरे को फिजिकल करने में थोड़ा इशू आता है, तो आप गोल्ड ईटीएफ ले सकते हैं, क्योंकि जैसे फिजिकल का प्राइस बढ़ेगा वैसे ही आपका गोल्ड ईटीएफ का प्राइस भी वैसे ही बढ़ेगा। अच्छा, आने वाले वक्त में आप किस ओर भेजना चाहेंगे, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर की रैली भी देखी और कहीं ना कहीं करेक्शन भी हमने देखा, तो आने वाले वक्त में क्या कहना चाहेंगे कि क्योंकि डिजिटल तरीके से अगर हम चांदी की बात की जाए तो ईवीज में बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और आने वाले वक्त में कहा जा रहा है कि इसका जो भविष्य है, फ्यूचर है, बहुत अच्छा हो सकता है। तो क्या मानते हैं आप कि अभी जो दाव लगाया जाए ज़्यादा किस में देखा जा सकता है, एक तरफ गोल्ड या फिर एक तरफ सिल्वर? देखिए सिल्वर तो है ही, बट इस टाइम पे क्योंकि वॉर सिचुएशन है तो मुझे लगता है कि गोल्ड की तरफ ध्यान रखना चाहिए। लास्ट ईयर हमने सिल्वर को देखा था, अच्छे मोमेंटम थे, तो बट इस साल मुझे लगता है कि गोल्ड में अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि वॉर की वजह से इंडस्ट्रियल एक्टिविटी थोड़ी कम हुई है, जिसकी वजह से सिल्वर का यूसेज थोड़ा कम होता हुआ दिखाई दिया है। बट आई एम श्योर कि इस साल आपको गोल्ड में अच्छे रिटर्न्स देखने को मिलेंगे, और 5,000 से लेकर $5200 के आसपास के लेवल आपको गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। तो कोई डिप आता है तो वहाँ पे खरीदारी का ट्रेड देखा जा सकता है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि देखिए इन्फ्लेशन भी यहाँ पर हिट करेगा, प्लस जियोपॉलिटिकल टेंशन भी हिट करेंगी, करेंसी भी डेप्रिशिएट होंगी, तो इन सब के अगेंस्ट में गोल्ड मुझे समझ में आता है कि जहाँ पर आप गोल्ड को लेकर अनसर्टेनिटी को हेज कर सकते हैं। $6,000 तक पहुंच सकता है गोल्ड इस साल के आखिर तक?
देखिए $6,000 पहुंचेगा जरूर, बट इस साल तक मुझे नहीं लगता कि पहुंचेगा। हो सकता है अगले साल तक आपको पहुंचता हुआ दिखाई दे, बट आई एम श्योर कि 6,000 का लेवल कोई ज्यादा दूर नहीं है। देखिए $5600 तो हमने टेस्ट किया ही था, हाँ। खाली $400 का गैप रह गया, तो वो कभी भी कवर कर लेगा। तो ऐसा कोई बड़ा टारगेट नहीं है $6,000 का, बट हाँ इस साल मुझे लगता है कि शायद ना ब्रेक करे, और हो सकता है कि अगले साल आपको $6,000 का लेवल ब्रेक करता हुआ नजर आए। बिल्कुल। अच्छा अनुज जी, एक जिस तरीके से हमने जनवरी में सोने और चांदी के रेट एकदम हाई पर देखे थे, जी इसी तरीके की सिचुएशन आने वाले वक्त में बन सकती है हाल फिलहाल में, या फिर अभी थोड़ा सा ऊपर नीचे सिचुएशन बनी रहेगी? देखिए वॉर की वजह से ना थोड़ा मॉनेटरी टाइटनिंग का इशू आ गया है, क्रूड के प्राइस बहुत बढ़ गए हैं, लोग अभी थोड़े से अनस्टेबल हैं। लोगों ने अपना गोल्ड बेचा भी है। अगर आप मिडिल ईस्ट की बात करेंगे तो लोग कैश में बैठने की वजह से लोगों ने अपना गोल्ड भी सेल आउट किया है। हमने देखा था कि काफ़ी ज्वेलर्स ने डिस्काउंट भी लगा दिया था, तो हाँ। अभी चीज़ें जो है वो अनस्टेबल हैं। तो मुझे नहीं लगता कि 2000 जो अभी 26 के जनवरी में हमने एक फोमो देखा था, वो फोमो यहाँ पर आता हुआ दिखाई देगा। वो मुझे लगता है कि शायद अब चला गया है। वो फोमो अभी आने में टाइम लगेगा, वो फोमो अभी जल्दी नहीं आएगा, क्योंकि लोग अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है। क्योंकि लोगों को लग रहा है, कई लोगों को, कि भाई गोल्ड के भाव नीचे आएंगे, कईयों को लग रहा है गोल्ड के भाव ऊपर जाएंगे, तो वो फोमो जो है ना वो मिसिंग आउट हो गया यहाँ पर। अब वो फोमो का मुझे लगता नहीं कोई ज्यादा बड़ा ऐसा मोमेंटम होगा। रेंज बाउंड मार्केट रहेगा, और आपको निचले स्तरों पर जो सपोर्ट लेवल है या साइकोलॉजिकल लेवल्स हैं, वहां पर आपको खरीदारी देखने को मिलेगी। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अनुज जी, ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक, व्यूवर्स तक पहुंचाने के लिए। तो दोस्तों, अनुज जी को आपने सुन लिया, और आपके कुछ जो सवाल थे जो इस पॉडकास्ट के जरिए मैंने उठाए, अनुज जी ने उनके सवाल के जवाब भी दिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो पॉडकास्ट है वो पसंद आया होगा। लेकिन आपके मन में अगर आपका कोई भी सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जाएं, अपना सवाल लिखें, ताकि हम अगले पॉडकास्ट में उन सवालों को उठा सकें। और कोई भी सिचुएशन आपको लग रहा है कि कोई मंशा, कोई सवाल आपके मन में अभी भी उलझन बनी हुई है, तो उसका जवाब भी हम पॉडकास्ट के जरिए उठाने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही। अगले पॉडकास्ट में हम फिर मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।